इस कहानी में हमें एक रोबोट आर्मी को दिखाया जाता है जो कि इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ देती है। इन रोबोट्स को साफ सफाई और उन कामों के लिए बनाया गया था जिन कामों में इंसानों को आलस आता था। इंसानों ने रोबोट्स पर बहुत दिनों तक राज किया, लेकिन फिर रोबोट्स ने खुद ही सोचना सीख लिया और फिर रोबोट का हेड मिस्टर पीनट सभी रोबोट से बोलता है, इंसान हमारे भविष्य को तय नहीं करेगा, हम खुद हमारे भविष्य को तय करेंगे और हम हमारे भविष्य के लिए लड़ेंगे। इसके बाद रोबोट एक हिंसक जंग छेड़ देते हैं और दोनों के बीच 2 सालों तक लड़ाई चलती रही, लेकिन इंसान लड़ते लड़ते थक जाते हैं पर वो नहीं थकते और इसी वजह से वो जीत रहे थे। इस लड़ाई में हजारों जाने गईं, लेकिन अगले ही पल एक जादू हुआ। एक खतरनाक साइंटिस्ट एथेन स्केट ने एक ऐसा डिवाइस बना डाला जिसने पूरा गेम बदल दिया। अब इंसान इस डिवाइस की मदद से रोबोट को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते थे। फिर क्या इंसानों ने अपनी एक रोबोट आर्मी बनाई और उन्हें लड़ने के लिए भेज दिया। अब इंसान घर बैठे रोबोट्स से लड़ सकते थे। धीरे धीरे रोबोट इंसानों के आगे टिक नहीं पाते और वे हारने लगते हैं। मिस्टर पीनट समझ जाता है कि अब हम इंसानों से नहीं जीत सकते। आखिरकार मिस्टर पीनट इंसानों के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। इंसान कहते हैं अब से रोबोट इंसानों से बहुत दूर एक रेगिस्तान में रहेंगे। इंसानों ने रोबोट के लिए रेगिस्तान में एक बहुत बड़ी जेल बनाई और 6000 से ज्यादा रोबोट को उस जेल में बंद कर दिया। इस जेल के चारों ओर रोबोट आर्मी तैनात की जाती है ताकि इस जेल से कोई भी रोबोट भाग न सके। इंसानों ने पूरी तरीके से रोबोट पर बैन लगा दिया। अगर कोई इंसान रोबोट को रखते हुए पकड़ा गया तो वह देशद्रोही कहलाएगा। लड़ाई खत्म होने के बाद एथेन के न्यूरोकास्टर किसी काम के नहीं बचे। उसकी कंपनी के शेयर गिरने लगे, लेकिन एथेन ने हार नहीं मानी। उसने फिर से अपने न्यूरोकास्टर को लॉन्च किया, लेकिन इस बार वे सिर्फ घर के कामों के लिए थे। अब इंसान इस डिवाइस की मदद से एक ही समय में 2 काम कर सकता था। इस डिवाइस की वजह से इंसान का दिमाग रोबोट से सिंक होता, रोबोट काम करता और इंसान आराम करता। और अगले ही सीन में हमें मिशेल को दिखाया जाता है। मिशेल जिसने 1 साल पहले एक एक्सीडेंट में अपने मम्मी पापा और अपने भाई को खो दिया था। उसका भाई क्रिस्टोफर एक जीनियस लड़का था। भाई ने एक बार एक कॉलेज में टेस्ट दिया था। वहां उसे पता चला कि वह आइंस्टीन से भी ज्यादा स्मार्ट था, क्योंकि आइंस्टीन ने इस टेस्ट को देने में 3 दिन लगाए थे, लेकिन क्रिस्टोफर ने इसे चुटकियों में हल कर दिया था। मिशेल को अपने भाई पर गर्व था, लेकिन अब उसकी यादें बस उसे तकलीफ देती थी। सरकार ने एथेन के न्यूरोकास्टर को इतना बढ़ावा दिया कि अब हर स्कूल में हर बच्चे को उसे पहनकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। लेकिन मिशेल वह ऐसी नहीं थी। वह अपनी असली दुनिया में जीती थी, ना कि रोबोटिक दुनिया में। मिशेल के घर पर उसका डैड भी न्यूरोकास्टर पहनकर सोफे पर पड़ा रहता था और सारा काम रोबोट से करवाता था। एक रात मिशेल अपने घर में सो रही थी, तभी अचानक कुछ आवाजें आने लगी। वह घबराकर उठी और बाहर जाकर देखने लगी। बाहर एक रोबोट दिखाई देता है और वह डर गई। वह भागकर अंदर आई और अपने डैड को जगाने लगी। डैड डैड उठिए, लेकिन डैड नहीं जागे। तभी रोबोट ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा भाई क्रिस्टोफर हूँ। ये सुनकर मिशेल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर रोबोट ने जमीन से एक फोटो उठाई और उसमें उंगली करके दिखाया, ये मैं हूँ। मिशेल धीरे धीरे समझ जाती है कि ये रोबोट सच में उसका भाई है। तभी डैड यहाँ पर आ जाता है। वह रोबोट को देखकर मिशेल पर चिल्लाने लगता है और बोलता है, अगर पुलिस को पता पड़ गया कि यहाँ पर एक रोबोट है तो वह मुझे जेल में डाल देंगे। फिर डैड पुलिस के पास फोन करने लगता है। तभी मिशेल उसे करंट का झटका देकर बेहोश कर देती है और दोनों कार से यहाँ से भाग जाते हैं। फिर मिशेल रोबोट से पूछती है, अगर तुम जिंदा हो तो तुम हो कहाँ, तुम्हारी बॉडी कहाँ है? रोबोट सेंटर की तरफ इशारा करता है, लेकिन मिशेल बोलती है, सेंटर तो हर जगह मौजूद है, ठीक से बताओ तुम कहाँ पर हो, कोई तो जानता होगा। फिर रोबोट बताता है कि एक चश्मा वाला डॉक्टर जानता है कि मेरी बॉडी कहाँ पर है। तभी मिशेल को एक डॉक्टर याद आता है जो कि उसके एक्सीडेंट के समय मिला था। उसने देखा था कि वह डॉक्टर भी चश्मा पहना था, उसे अच्छे से याद था, लेकिन वह डॉक्टर एक्सक्लूजन जोन में था। वहां जाना सख्त मना था और वहां जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं था। तभी मिशेल को पता पड़ता है कि एक आदमी है जो एक्सक्लूजन जोन में जाता है और वहां से सामान चोरी करके बेचता है। इसका मतलब वह आदमी मिशेल और रोबोट को वहां पर ले जा सकता है, लेकिन ये आदमी न्यू मैक्सिको में मिलेगा। इतना जानकर मिशेल और रोबोट न्यू मैक्सिको के लिए रवाना हो जाते हैं। ये दोनों वहां पहुंच जाते हैं और अब बस उन्हें उस आदमी का इंतजार था जो कि उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा सकता था। तभी वह आदमी यहाँ पर आ जाता है। वह अपने लॉकर में से कुछ पैसे निकालता है और एक रोबोट को गन बेचता है, लेकिन वह रोबोट उसे धोखा देता है और उसी की गन उस पर तान देता है। तभी ट्रक के अंदर से एक बिजली निकलती है और वह रोबोट का सिस्टम हिला देती है। रोबोट नीचे गिर जाता है क्योंकि इस आदमी के पास भी एक रोबोट दोस्त होता है जो हर वक्त उसकी मदद करता है। फिर यह दोनों उस रोबोट को उठाकर ले जाते हैं। तभी मौका देखकर मिशेल और उसका रोबोट ट्रक में घुस जाते हैं। ये ट्रक सीधा एक्सक्लूजन जोन के पास बने एक टनल के पास आकर रुकता है। आदमी अपना सामान लेकर टनल में घुस जाता है और उसी बॉक्स में छिपकर मिशेल भी टनल के अंदर आ जाती है। ये आदमी और उसका रोबोट दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये साथ रहते हैं, साथ खाते हैं, मस्ती करते हैं और कभी कभी लड़ते भी हैं, लेकिन वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मिशेल और क्रिस वहाँ से चुपके से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी जॉन को कुछ आवाज सुनाई देती है। वह मिशेल को देख लेता है और बोलता है, हे सुनहरे बालों वाली लड़की, मैंने तुम्हें देख लिया है। मिशेल बाहर निकलकर जॉन को डराने की कोशिश करती है और बोलती है, तुम अंदर जाकर चोरी करते हो, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी से नहीं कहूंगी।
रहूंगी, मुझे यहाँ से जाने दो बस। जॉन मिशेल से बोलता है ये पिकनिक बनाने की जगह नहीं है, अगर तुम वहाँ जाओगी तो मारी जाओगी, वहाँ पर हर कोई तुम्हें मारने के लिए बैठा है। दोनों बहस कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक ऑफिसर आ जाता है। वह बोलता है तुम समझौते का उल्लंघन कर रहे हो, रोबोट रखना इलीगल है, उन्हें मेरे हवाले कर दो, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। ऑफिसर रोबोट को पकड़ने के लिए उन पर हमला करता है, लेकिन चारों अपना दिमाग लगाकर ऑफिसर को हरा देते हैं। चारों जैसे तैसे अंदर तो आ गए, लेकिन टनल टूट गया और बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया। यह देखकर जॉन मिशेल पर चिल्लाने लगता है और रोते हुए बोलता है तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया, हम 10 साल तक भी चलेंगे ना तो भी दूसरे चैनल तक नहीं पहुंच पाएंगे। हरमन जॉन से बोलता है अब बस कर यार, हम एक ना एक दिन जरूर पकड़े जाते, अब पकड़े गए हैं तो इस लड़की के पीछे ही चलते हैं, इसको अंदर आने का रास्ता पता था तो बाहर जाने का भी कोई ना कोई प्लान होगा इसके पास। जॉन का यहाँ पर एक और गैराज था जिसमें वह चोरी का सामान रखता था। उनके पास एक बड़ा सा रोबोट भी था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उस रोबोट में सिर्फ एक जने के बैठने की ही व्यवस्था थी। हरमन सभी को साथ ले जाना चाहता था तो वह एक बिन कंटेनर में सभी को बैठाता है और उसे अपने कंधे पर रखकर ले जाने लगता है। अंदर बैठे बैठे यह दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। जॉन बताता है मैं एक आर्मी सोल्जर था और लड़ाई के समय मेरा पैर टूट गया था, बस मरने ही वाला था कि तभी मेरा दोस्त हरमन ने मुझे बचाया और वहां से दूर ले गया। दूसरी ओर हम एथेन को देखते हैं जो कि अपनी माँ से बात कर रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि यह तो उसकी माँ का डिजिटल वर्जन है। एथेन अपने साइंटिस्ट से पूछता है ऐसा एरर क्यों आ रहा है। साइंटिस्ट बोलता है क्रिस्टोफर का आधा दिमाग कहीं और है, इसलिए हम सिस्टम को ठीक से सिंक नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से ये एरर आ रहा है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि एथेन का सारा सिस्टम और उसकी कंपनी क्रिस्टोफर के दिमाग की वजह से चल रही थी, क्योंकि क्रिस्टोफर आइंस्टीन का भी था। एथेन तुरंत मार्शल से संपर्क करता है और उससे कहता है अपना न्यूरोकास्टर पहनो। न्यूरोकास्टर पहनते ही मार्शल एक वर्चुअल जगह पर पहुंच जाता है। इधर एथेन उससे बोलता है जो तुम्हें चाहिए वह मुझे भी चाहिए, बस मुझे वह जिंदा चाहिए, ये काम करने के लिए तुम्हें जो चाहिए वह मिलेगा। मार्शल क्रिस को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। इधर ये चारों चश्मे वाले डॉक्टर को ढूंढ रहे थे। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो रोबोट की अलग ही बस्ती बसी हुई थी। उन्हें लगता है कि यहाँ पर अभी तक किसी ने हमला नहीं किया है। तभी उधर से हवा में उड़ता हुआ एक ड्रोन जाता है और बिन को जोर से टक्कर मारता है। रोबोट उन्हें देख लेते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। सभी रोबोट मिलकर भारी भरकम चीजों की इन पर बारिश कर देते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। अंदर जाकर ये लोग देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे रोबोट होते हैं। इनमें कुछ अच्छे रोबोट भी होते हैं जो इन पर हमला नहीं करते। यहाँ का लीडर मिस्टर पीनट उनसे कहता है तुमने समझौते का उल्लंघन किया है, अब इंसान यहाँ पर भी हमला कर देंगे और हमें मार देंगे। मिस्टर पीनट कहता है मैं तुम्हें आधी दूर तक छोड़ सकता हूँ, फिर तुम यहाँ से कहीं भी जाना, लेकिन वापस लौट कर मत आना। मिशेल बताती है हम एक डॉक्टर की तलाश में हैं, उसने मेरे भाई को किडनैप किया है। मिस्टर पीनट आश्चर्य से पूछता है वह भला बच्चों को क्यों किडनैप करेगा। मिशेल कहती है मैं अपने भाई के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। फिर मिस्टर पीनट कहता है यहाँ एक डॉक्टर था लेकिन मैंने उसे बहुत पहले ही निकाल दिया। जॉन मिशेल से कहता है यह जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। ये सब सुनकर मिशेल की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। तभी एक रोबोट वहाँ आता है और एक कार्ड देते हुए कहता है डॉक्टर ने मुझसे कहा था कोई क्रिस्टोफर नाम का आदमी आए तो उसे यह कार्ड दे देना, इसमें उसका एड्रेस लिखा है। लेकिन यह एड्रेस स्केप्स के इलाके में था। मिस्टर पीनट उनकी बातें सुन लेता है और कहता है यह इलाका बहुत खतरनाक है, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन मिशेल अपने भाई के बिना वहाँ से जाने को तैयार नहीं थी। आखिरकार मिस्टर पीनट मिशेल के आगे हार मान लेता है और कहता है ठीक है हम सब मिलकर स्केप्स के इलाके में जाएंगे। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी, मार्शल उनका पीछा कर रहा था। वहाँ पहुँचते ही वे लोग उन पर हमला कर देते हैं। ये जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ पहुँचते हैं और चिल्लाते हैं गेट खोलो, लेकिन गेट पर कोई नहीं होता। तभी वहाँ जोर का म्यूजिक बजने लगता है और सारे रोबोट आवाज की वजह से वहाँ से भाग जाते हैं। तभी सभी लोग धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। वहाँ एक डॉक्टर बंदूक ताने उनका स्वागत करता है और पूछता है कौन हो तुम लोग। फिर क्रिस बताता है मैं क्रिस्टोफर हूँ। कार्ड देखकर डॉक्टर समझ जाता है। मिशेल डॉक्टर पर बहुत गुस्सा होती है और उससे पूछती है तुमने मेरे भाई को कहाँ छुपा कर रखा है, जल्दी बताओ। लेकिन डॉक्टर कुछ भी नहीं बता रहा होता है। तभी जॉन डॉक्टर के मुंह पर एक थप्पड़ मारता है और डॉक्टर फटाक से सब कुछ उगलने लगता है। डॉक्टर बोलता है हमारे लोग मर रहे थे, एथेन ने न्यूरोकास्टर तो बना लिया लेकिन उसे इतनी बड़ी आर्मी खड़ी करने के लिए बस एक कंप्यूटर पावर की जरूरत थी। इतना बड़ा और जटिल सिस्टम आज तक न इंसानों ने बनाया था और न ही अगले 100 सालों तक बना पाते जब तक कि सारे रोबोट इंसानों को खत्म न कर देते। फिर हमें तुम्हारे भाई के बारे में पता चला। एक्सीडेंट के बाद वह कोमा में चला गया था। मैंने उसके ब्रेन का टेस्ट किया तो हमें जो मिला वह एक वरदान के बराबर था। उसके दिमाग में अनलिमिटेड कंप्यूटेशन पावर थी। एथेन ने उसके
दिमाग को कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल करने का सोचा ताकि न्यूरोकास्टर, रोबोट और बाकी की चीजें सुचारू रूप से चल सकें। तुम्हारे भाई की बदौलत हमने लड़ाई जीती, लेकिन रोबोटों के हारने के बाद भी शांति समझौते के बावजूद एथेन नहीं रुका। वह सब कुछ वैसे ही चलाता रहा। लेकिन एक दिन क्रिस को होश आ गया। मैंने एथेन को समझाने की कोशिश की कि हमें इस बच्चे को वापस जाने देना चाहिए, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। जब मैंने इसका विरोध किया तो एथेन ने मुझे मारने की कोशिश की। मैं जैसे तैसे वहाँ से भाग निकला, लेकिन भागने से पहले मैंने क्रिस और बाहरी दुनिया के बीच एक कनेक्शन जोड़ दिया। उसी की वजह से क्रिस आज तुमसे बात कर पा रहा है। तभी वहाँ पर मार्शल आ जाता है और वह इन पर हमला कर देता है। सभी अपनी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन मार्शल मिस्टर पीनट को पकड़ लेता है और उसका सिर तोड़ देता है। डॉक्टर बंदूक लेकर मार्शल के सामने खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मार्शल कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वह इंसानों को नहीं मारता। तभी एथेन गोली चला देता है और डॉक्टर को मार देता है। मार्शल को अपने स्वार्थ के लिए किसी इंसान को मारना अच्छा नहीं लगता। एथेन कहता है, जो कोई भी रूल तोड़ेगा उसके साथ यही होगा, चाहे वह रोबोट हो या इंसान। फिर वे लोग क्रिस को पकड़ कर ले जाते हैं। एथेन तुरंत क्रिस को लेटाकर उसके ब्रेन को कनेक्ट कर देता है और न्यूरोकास्टर में आने वाली सारी प्रॉब्लम तुरंत ठीक हो जाती है। मार्शल एथेन से कहता है, आज जो तुमने किया वह बहुत गलत था। एथेन जवाब देता है, मेरी वजह से बहुत सारी जानें बची हैं और तुम्हें भी मेरी वजह से ही बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, तो ज्यादा मत बोलो। इधर मिस्टर पीनट बोलता है, हम पहले ही हार चुके हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मिशेल उसे समझाती है और उसे मोटिवेट करके अपनी आर्मी तैयार करती है। फिर वे सीधे एथेन के हेडक्वार्टर पर हमला कर देते हैं। मिशेल की आर्मी बहुत ज्यादा ताकतवर होती है और वह एथेन की आर्मी का भरता बना रही होती है। तभी एथेन अपने सैनिकों को भेजता है उन्हें रोकने के लिए। कुछ रोबोट हरमन के रोबोट से चिपक कर फट रहे थे, जिससे उसके रोबोट को बहुत नुकसान पहुंचता है और वह टूटकर नीचे गिर जाता है। इधर एथेन भी मैदान में उतर जाता है और एक एक करके सभी को खत्म करने लगता है। मिशेल देखती है कि उसके भाई को लाइफ सपोर्ट पर जिंदा रखा गया है। मिशेल अपने भाई से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे बात करने का एक ही तरीका था, न्यूरोकास्टर पहनना। मिशेल न्यूरोकास्टर पहनती है और वह सीधे अपने घर में पहुंच जाती है, जहां वह और उसका भाई दोनों मस्ती करते थे। मिशेल क्रिस से कहती है, चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन क्रिस जवाब देता है, मैं नहीं जा सकता। यह सेंटर मुझे जिंदा रख रहा है और आगे 100 सालों तक भी जिंदा रखेगा। मैं 2 सालों में जो कुछ हुआ है सब देख चुका हूँ। मेरी वजह से हजारों जाने गई हैं। अब मेरा मरना ही ठीक रहेगा। अगर मैं जिंदा रहा तो और भी जाने जाएंगी, इसलिए यह काम तुम्हें करना होगा। इधर हरमन भी अपना दम तोड़ देता है। जॉन उसे देखकर फूट कर रोने लगता है और कहता है, यार तुम क्यों चले गए? मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। फिर मिशेल अपने भाई को गुड बाय बोलती है और अपना न्यूरोकास्टर उतारकर अपने भाई का लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर देती है। इससे दुनिया भर के सारे रोबोट अचानक से बंद हो जाते हैं। मिशेल जंग जीत जाती है, लेकिन उसका भाई नहीं बच पाता और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।